नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 765 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 766 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोटिस्ट सर्वाइव इन प्रोटिस्ट डैश में जीवित रहते हैं। प्रोटिस्ट का मतलब हो गया प्रोटोजोआ। जो विटकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, जो वर्गीकरण किया था, वो 5 वर्गों में बांटा था, जिसमें से एक था प्रोटिस्ट, जिसके भीतर आते थे मुख्यतः प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, है ना। ये सब प्रोटोजोआ के भीतर आने वाले अलग अलग जीव हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि प्रोटिस्ट जो है वो किस में जीवित रहते हैं। क्या ये शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं आमतौर पर, क्या ये जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या ये सूखे पहाड़ों पर मिलते हैं, क्या ये ठंडे ठंडे क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जो प्रोटिस्ट होते हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये मिलते हैं जलीय क्षेत्र में, है ना। हो गया सही उत्तर इसका। अब जलीय क्षेत्र भी हम लोगों को पता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मीठा पानी या फ्रेश वाटर, और एक होता है सॉल्ट वाटर या खारा पानी। तो जो प्रोटिस्ट हैं ये दोनों में ही मिलते हैं। ठीक है, समुद्र में, आपके महासागरों में, दलदली इलाके में, जहाँ पानी हो जैसे झीलें हों, वहाँ भी हर जगह प्रोटोजोआ मिल जाएगा। परंतु ये जलीय क्षेत्र ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ ना तो तापमान बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो जलीय क्षेत्र जो होता है वो हमें पता है आमतौर पर ज़मीन के मुकाबले ना बहुत जल्दी ठंडा होता है ना बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्र वाली बात ख़त्म हो गई। सूखे पहाड़ों पे पानी नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और शुष्क मरुस्थल में भी पानी नहीं होगा, इसलिए ये भी ख़त्म हो गया। अब और बात करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये इस तरह विकसित हुए हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ कम है वहाँ भी इनका निवारण हो जाता है। ठीक है, वहाँ ही रह लेते हैं। तो ऑक्सीजन कम, हमें पता है कि ज़मीन पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% के आसपास वातावरण में, और पानी के में इनकी मात्रा होती है कम, इसीलिए जलीय क्षेत्र में आसानी से रह लेते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज़मीन पर नहीं पाए जाएंगे। जो दलदली इलाका होता है वह आमतौर पर ज़मीन पर पाया जाता है, वहाँ ये प्रोटोजोआ मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 766 का हमने देखा, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 767 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फ्रॉग। आपको मेढक के बारे में गलत जो है कथन के बारे में जानकारी करनी है ना, कौन सा कथन सत्य है, सत्ता की जान करनी है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं मेढक क्या है। एक एम्फीबियन है या उभयचर है। साथ ही साथ उसका वर्गीकरण की बात कर लें तो वो किसके भीतर आता है, कॉर्डाटा के अंदर, है ना। और कॉर्डाटा पहले, सबसे पहले तो इनका वर्गीकरण होगा किसमें, ये जंतु जगत के हैं ना, एनिमल किंगडम के हैं। एनिमल किंगडम में बात करेंगे तो ये कॉर्डाटा के अंदर आते हैं। और वर्गीकरण की बात करेंगे तो भीतर आएंगे ये, ऑर्डर इनका होगा वर्टिब्रेट या केशुरुक। और केशुरुक में इनकी जो फैमिली है वो कौन सी होगी, उभयचर। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली इनके वर्गीकरण की। अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि उभयचर हैं तो ये पानी और ज़मीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि मीठे पानी में जीवित नहीं रह सकते, तो ये बात गलत है। जो मेढक होता है हमें पता है तालाबों में मिल जाएंगे आपको, नदी किनारे मिल जाएंगे आपको, झील में मिल जाएंगे। ठीक है, मेढक खारे पानी में नहीं रह सकते, है ना, ये मीठे पानी में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि ये नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है, ये जमीन और समुद्र के पानी दोनों में रहता है, तो ये भी बात इसकी जो है गलत हो गई। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बात की कि ज़मीन पर तो रहता है, साथ ही मीठे पानी में पाया जाएगा, समुद्र के पानी में नहीं। तो इस समुद्र का पानी होने की वजह से ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि राना टिग्रीना एक दुर्लभ प्रजाति है। अब राना टिग्रीना क्या है, जो कार्ल लिनस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नामकरण की व्यवस्था बनाई थी, उसमें मेढक का जो वैज्ञानिकी नाम है या जो इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, तो राना टिग्रीना क्या कह रहा है, एक दुर्लभ प्रजाति है। हमने देखा ना मेढक तो हर जगह मिलते हैं, बरसात में तो आप देखिए हर जगह से मेढक फुदकने लगता है।
ठीक है, तो दुर्लभ प्रजाति तो है नहीं, दुर्लभ प्रजाति तो वही बहुत कम रह गई है मात्रा में, और बहुत एक आधी जगह कहीं दिखती है ना, सिमट के रह गई किसी एक जगह। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी बात गलत हो गई। ध्यान रखिए कि हमें सत्ता की जांच करनी है, कौन सा ट्रू है। चलिए, ऑप्शन डी कह रहा है भी एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है, मतलब वो केशु जो है क्या है, उभयचर उभयचर हैं। ठीक है, और ये बात सही है, मेढक जो है वो उभयचर है। ठीक है, एम्फीबियंस। प्रश्न नंबर 767 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 768 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन से पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। आपको नीचे कुछ ना कोशिकांक दिए हुए हैं, और आपको ये बताना है कि जो पादप कोशिका है उसमें कौन से कोशिकांग मिलते हैं इनमें से। तो आपके ऑप्शन इसमें कह रहे हैं कोशिका भित्ति, बड़ी केंद्रीय राजधानी, या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रियोल, डी प्लास्टिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए देख लेते हैं। जो पादप कोशिका है, मान लीजिए ये पादप कोशिका है, इसमें दो झिल्लियाँ या दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है ना। ये बाहरी वाली जो होती है, बाहर वाली, इसको कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अंदर वाली को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका मेम्ब्रेन कह लीजिए। और ये कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो बचाव करने के लिए लेयर है ना। तो कोशिका भित्ति तो पाई जाएगी, अनुपस्थिति की बात कर रही है। कोशिका भित्ति किस में नहीं मिलती? एनिमल सेल जो होता है, या कह लीजिए जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है उसमें क्या होता है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। केवल जो पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल्स हैं, उसमें मिलती है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी केंद्रीय राजधानी। अब इनका क्या काम होता है, पहले तो देख लेते हैं होती है कि नहीं होती है। तो जो पादप कोशिका है उनमें जो केंद्रीय राजधानी है, जो सेंट्रल वैक्यूल है, वो बड़े होते हैं। ठीक है, मात्रा कम होगी पर बड़े होंगे। वहीं जो एनिमल सेल है या जो जंतु कोशिकाएं है, उसमें क्या होगा, ये सेंट्रल वैक्यूल जो होगा ये साइज में छोटा होगा। ये हो सकता है कि इनकी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, तो संख्या कम किसमें? पादप कोशिका में, और जो इनका साइज़ है उसमें ये बड़ी होंगी। ठीक है, तो ये बात सही है। इनका क्या काम है, राजधानी का या वैक्यूल का? तो जो खाना आ रहा है, जो हवा आ रही है, जो पानी है सेल में या कोशिका में, वो इसमें भंडारण होता है ना। एक तरह के भंडारण जिसमें होता है उसको वैक्यूल या राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? सेंट्रियोल। अब बताइए, जो सेंट्रियोल है वो क्या पादप कोशिका में पाया जाता है? तो नहीं, सेंट्रियोल जो है ये केवल किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा जंतु कोशिका में, है ना, एनिमल सेल में केवल। अब जंतु कोशिका में इसका क्या काम होता है सेंट्रियोल का? तो सेंट्रियोल का काम ये होता है, जंतु कोशिका में होता है पहली चीज़, है ना। जो पादप कोशिका है उसमें ये नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जंतु कोशिका में है तो उसका क्या काम है? जंतु कोशिका में सेंट्रियोल का काम होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, तब इनका कार्य शुरू होता है। ये मुख्यतः कैसे होते हैं? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे लंबे लंबे गुच्छे में रहते हैं। ठीक है, इतना जानना काफ़ी है सेंट्रियोल के बारे में, हमारे एग्जाम में इससे काम हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड तो मौजूद होता है, कैसे? तो देखिए, हम लोगों को पता है कि जो पादप कोशिका है उन्हीं में केवल प्लास्टिड मिलते हैं। जैसे हमने नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा ल्यूकोप्लास्ट का, है ना, जड़ों में पाया जाता है। फिर क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है, पत्तियों में पाया जाता है। मैं रोज़ आपको जो है याद दिलाता हूँ, हरे रंग का पदार्थ। ठीक है, फिर एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है रंग प्रदान करना। क्लोरोप्लास्ट आपका मिलेगा कहाँ? क्रोमोप्लास्ट तो आपका मिल गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया क्लोरोफिल में, हरा हो गया। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? रंगीन, है ना। एल से ल्यूकोप्लास्ट, सफ़ेद। ठीक है, जड़ों में मिलेगा। फिर क्लोरोप्लास्ट
हरे रंग का पत्तियों में मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में काम आएगा। एक आता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोम। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। ये कहाँ मिलेगा? आपके जो फूल हो गया उसमें जो अलग अलग रंग हो गए, फलों के अलग अलग रंग हो गए, वो सब जो है क्रोमोप्लास्ट के भीतर आते हैं। जैसे एंथोसाइनिन हो गया सेब में, लाइकोपीन हो गया टमाटर में, जेंथोफिल हो गया पपीते में। तो ये सब के अलग अलग रंग हैं। ये किसकी वजह से? प्लास्टिड की वजह से रहते हैं। किसमें होते हैं? पादप कोशिका में। ठीक है, आपसे अनुपस्थिति पूछी थी तो सेंट्रियोल की अनुपस्थिति होती है, ये मिलेंगे को किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 768 हम लोगों ने विस्तार से इसमें जानकारी जो है देख ली है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 769 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है जो ल्यूकोसाइट्स का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ल्यूकोसाइट्स? तो पहले तो जान लेते हैं कि ल्यूकोसाइट है क्या, तब तो कलर रंग बता पाएंगे इसका। तो ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि खून में हमारे क्या क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रंग कोशिकाएं, है ना, फिर प्लाज्मा पाया जाता है, और क्या पाया जाता है इसके अलावा? मुख्यतः तो ये तीन है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और क्या मिलता है बताइए? और एक आपकी प्लेटलेट्स हो गई, है ना, उसको पीएलसी। तो जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, परंतु नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। वाइट ब्लड सेल्स या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, इनको सफ़ेद इसलिए बोलते हैं, पहली चीज़ तो ये सफ़ेद नहीं होती, है ना, तो गलती मत करिएगा नाम से। इनका कैसा रंग हुआ? देखिए, जो लाल रक्त कोशिकाएं उनमें लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और अगर उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसकी वजह से कैसे? रक्त विहीन होते हैं ना, रक्तहीन या कलरलेस। ये सही उत्तर होगा इसका। सफ़ेद के लिए तो दूधिया होना ज़रूरी है ना, रक्तहीन का मतलब पानी जैसा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये रक्तविहीन होते हैं ना, रंगहीन कह लीजिए। ठीक है, लाल तो हीमोग्लोबिन हो गया। नीला, नीला मिलता है किसमें? ऑक्टोपस वगैरह, ऑक्टोपस नहीं, एक क्रैब होता है, हॉर्सशू क्रैब, है ना, घोड़े घोड़े की नाल जैसा एक केकड़ा होता है, उसमें नीला मिलता है, कॉपर होता है उसमें खून में। हमारे शरीर में लाल होता है, क्यों? क्योंकि आयरन मिलता है ना, लोहा अयस्क होता है। सफ़ेद से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस ये याद रखिएगा। बाकी रक्त के बारे में चर्चा करेंगे जब रक्त का सवाल आएगा। इसको याद रखेंगे, ल्यूकोसाइट्स सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और रंगहीन होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 769 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 67 तो 68 BPSC के लिए लेके आए मेंस क्लासेस, जो 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। और 68वीं BPSC परीक्षा के लिए जो फरवरी में होनी संभावित है, उसके लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 770 आपके सामने है। प्रश्न पूछा अनुरूप रंग अंगों के बारे में, एनालॉगस ऑर्गन। तो अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है? क्या ये मूल रूप से सामान्य लेकिन अलग अलग कार्य करते हैं? कॉमन इन ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कहने का मतलब है कि जो अंग हैं वो दिखने में तो एक जैसे हैं, मतलब उनका जो ओरिजिन हुआ है, जिन वो जहाँ से निकले हैं वो तो एक जैसा सामान्य है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मूल रूप से भिन्न होते हैं लेकिन कार्य समान करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है उत्पत्ति में भिन्न और विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मूल रूप से सामान्य और सामान्य कार्य करते हैं। तो अब चारों को एक बार उदाहरण से देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मूल रूप से सामान्य लेकिन अलग अलग कार्य, जैसे मनुष्य के हाथ और डॉल्फिन मछली के आगे वाले 2 पंख। ठीक है, दोनों क्या हैं? मूल रूप से सामान्य। क्यों? वो भी स्तनधारी, हम लोग भी स्तनधारी, पर हम लोग अपने हाथों का काम किसी चीज़ को उठाने या पकड़ने के लिए करते हैं, जबकि डॉल्फिन मछली अपने पंखों का क्यों इस्तेमाल करती है? तैरने के लिए। ठीक है, तो ये अनुरूपी अंग नहीं कहलाएंगे, ये कैसे हैं? होमोलॉगस ऑर्गन।
समरूपी कहा जाता है ऐसे ऑर्गन को, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये समरूपी अंग हो गया। डॉल्फिन और जो है मनुष्य, हमने उदाहरण की बात कर ली। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मूल रूप से भिन्न लेकिन सामान्य कार्य करते हैं। तो वो अंग जो मूल रूप से भिन्न है लेकिन सामान्य कार्य करते हैं, ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है, अनुरूपीय एनालॉगस ऑर्गन। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। उदाहरण से समझते हैं, जैसे चिड़िया के पंख हो गए, तितली के पंख हो गए और चमगादड़ के पंख हो गए। अब ये तीनों अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है। तितली क्या है, कीड़ा है, आर्थ्रोपोडा है। चिड़िया एप्स के भीतर आती है। और जो चमगादड़ है या जो बैट है वो मैमल्स या स्तनधारी के भीतर आता है। तो तीनों अलग अलग हो गए, प्रजाति के अलग अलग फाइलम के हो गए, ठीक है। अब मूल रूप से भिन्न है, तो मूल रूप से भिन्न हो गए तीनों, लेकिन सामान्य कार्य कर रहे हैं। कार्य कौन सा हो रहा है, उड़ने का। चिड़िया भी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ता है, तितली भी उड़ती है, ठीक है। एक उदाहरण और समझते हैं, जैसे पेंगुइन होती है। पेंगुइन जो चिड़िया होती है कहाँ मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध पर, सदर्न जो हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिका में मिलेगी। तो फ्लिपर्स जो पेंगुइन के आगे वाले पंख होते हैं और डॉल्फिन के पंख होते हैं, दोनों काम उसे तैरने का ही करते हैं, परंतु मूल रूप से भिन्न है ना। एक चिड़िया है, एक क्या स्तनधारी है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा समरूपी और अनुरूपी में अंतर। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, उत्पत्ति से भिन्न और विभिन्न कार्य करते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चिड़िया की पूँछ कह लीजिए, क्यों उत्पत्ति से भिन्न हो गई। और मछली की पूँछ उत्पत्ति में भिन्न है, भिन्न काम कर रहे हैं। चिड़िया अपनी पूँछ का इस्तेमाल करती है जब वो उड़ती है तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए। मछली पूँछ का इस्तेमाल करती है पानी में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो ये ना समरूपी है या ना अनुरूपी है। ऑप्शन डी क्या करें, मूल रूप से सामान्य लेके और सामान्य कार्य करते हैं। तो ये दो प्रजाति, दो मछलियों की पूँछ कह लीजिए, या दो अलग अलग प्रजाति की चिड़िया हो गई, जैसे बाज हो गया और गौरैया चिड़िया हो गई, दोनों के पंख है, सामान्य कार्य कर रहे हैं उड़ने का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न नंबर 770 समझ में आया होगा। बड़ा आपस में इनमें जो है द्वंद्व रहता है समरूपी और अनुरूपी में, और एग्जाम में हम कंफ्यूज होकर गलती कर जाते हैं, तो गलती नहीं करनी है कुल मिला के, है ना। प्रश्न नंबर 770 देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 771 आपके सामने है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो इन स्वैम्पी एरियाज वेयर मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा पौधा है निम्न में से जो दलदली क्षेत्र में उग रहा है। और यहाँ क्या होता है कि ज़मीन दलदली है चूँकि, और ऑक्सीजन की मिट्टी में है कमी, तो जड़ें उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़मीन से बाहर निकल आती हैं और हवा में बढ़ने लगती हैं। आमतौर पर जड़ें क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर और गहरी जाती हैं। मान लेते हैं ये है, आमतौर पर जड़ें कैसे जाएंगी, नीचे की तरफ, है ना, ये अगर सतह है तो। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर नीचे ऑक्सीजन कम है तो जड़ें ऐसे निकल के ऊपर बढ़ने लगी विपरीत दिशा में, है ना। ये कुछ नई की बात कर रहा है, ये तना है। तो ऐसा कौन सा है, क्या ये राइजोपोरा है, क्या ये मूंगफली है, क्या ये ब्रायोफिलम है, क्या ये घास है, या नन ऑफ द अबव है, बताइए। तो देखिए, जो राइजोपोरा होता है ये क्या करता है, ये दलदली इलाकों में उगता है पेड़, और इसकी जो ज़मीन फाड़ के जड़ें निकल आती हैं ऊपर हवा में सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन की अपनी जो कमी है उसको पूरा करते हैं ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोपोरा। मूंगफली, मूंगफली को ऑप्शन में इसलिए डाला गया, बड़ा इसका भी पीछे बड़ा विचित्र हिसाब है। मूंगफली में क्या होता है कि जब ये उगता है पेड़ तब तो सामान्य होता है, पर जब इसकी कली निकलती है ना पेड़ की, आमतौर पर कली जो है उससे फूल बनता है और हमें फूल दिखाई देता है। मूंगफली के केस में क्या होता है कि इसकी कली जो है जैसे ही पनपती है वो ज़मीन के अंदर धंस जाती है अंदर, और अंदर जाके मूंगफली का निर्माण करती है ना। प्रश्न में उदाहरण ऑप्शन में दिया हुआ इसलिए थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि प्रश्न का तो सही उत्तर में देख लिया।
मान लीजिए मूंगफली का पेड़ है, इसमें एक कली निकली, और एक कली जैसे ही निकलेगी कुछ समय बाद ये क्या होगा, ज़मीन के अंदर घुस जाएगी और यहाँ मूंगफली लगनी शुरू हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ये बड़ा विचित्र पौधा है मूंगफली। ब्रायोफिल्म के बारे में हमने देखा है। ब्रायोफिल्म ऐसा पौधा होता है जो पानी के पास उगता है और इस पेड़ में तना मौजूद नहीं होता। ठीक है, फूल नहीं होता, फल नहीं होता, जड़ होती है और अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है क्योंकि हरा होता, पत्ते होते हैं इसमें। ठीक है, घास हम लोगों ने देखी है, तो घास के साथ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 771 का सही उत्तर हो जाएगा क्या, राइजोपोरा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 772 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जीवन के विकास की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी न्यूटन, कार्ल लिनस, लैकमार्क। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम जानते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ या जीवन के विकास की व्याख्या किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, कब की थी, जब ये विदेशी यात्रा पर निकले थे। जहाज का नाम क्या था, बीगल। ठीक है, इतनी सब बातें हमें याद रखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत दिया था, क्या सिद्धांत दिया था, कि जो सबसे मजबूत है वही बचेगा आखिर में। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब विकास की प्रक्रिया में जो मजबूत है, जो अपने आसपास की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएगा, वही अंत तक जिंदा रहेगा, है ना। और बाकी जो जीव हैं जो नहीं ढाल पाएंगे वो मारे जाएंगे, जैसे डायनासोर, अंततः उनका खात्मा हो गया, ख़त्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों, आसपास की परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाए। ठीक है, वहीं और जो छोटे जीव थे, जैसे चूहा, है ना, कहा जाता है कि उल्का पिंड गिरने से वातावरण में बदलाव हुआ और डायनासोरों की मृत्यु हो गई। चूहे ने क्या किया, उस समय बिल खोद लिया, ज़मीन के नीचे चला गया, तो उसने अपनी युक्ति से अपने आप को बचा लिया। ताकत का सीधा सीधा मतलब नहीं है कि लड़ाई में तेज़ हो, है ना, युक्ति भी है इसके पास, तो वो भी मजबूत कहलाएगा, फिटेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन, तो न्यूटन के बारे में आपको पता है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, है ना। न्यूटन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसकी चर्चा हम भूगोल में तसल्ली से, अपना जो है जब हम फिज़िक्स पढ़ेंगे तब उसमें तसल्ली से करेंगे। ठीक है, कार्ल लिनस, कार्ल लिनस ने क्या दिया था, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण की व्यवस्था बनाई थी कार्ल लिनस ने। ठीक है, लैकमार्क, लेमार्क, लेमार्क मैंने जानबूझ के ऑप्शन में डाला कुछ चर्चा करने के लिए। ठीक है, लेमार्क क्या थे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने डार्विन की जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है इससे पहले अपनी थ्योरी दी थी, अपना सिद्धांत बताया था। अब इनका क्या कहना था, इनका था कि जो बाहरी रूप है, जो फिज़िकल वातावरण है, उसके हिसाब से जो जानवर है वो अपने आप को बदलाव कर लेता है, और उसमें ये जो बदलाव हैं वो उसके आगे आने वाली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया था किसका, जिराफ का। उन्होंने कहा जिराफ जो है वो घोड़े जैसा होता था जानवर, और जब नीचे वनस्पति ख़त्म हो गई, जब पत्तियां ख़त्म हो गई, तो पेड़ की ऊपर डाली तक पहुंचने के लिए उसने धीमे धीमे उठना शुरू किया, और समय के साथ अंततः उसके कंधे बड़े हो ऊंचे हो गए और गर्दन लंबी हो गई, जिससे वो ऊंची पत्तियां भी खा पाया। तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उसको इससे सपोर्ट किया। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहे की पूंछ काट दी, अपने जो है एक्सपेरिमेंट जो किया, और ऐसा उन्होंने उस चूहे के बच्चे के साथ भी किया और उसके भी बच्चे के साथ भी किया, और अंततः 21 पीढ़ियों तक ये प्रयोग को दोहराता रहा, 21 पीढ़ियाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 21 पीढ़ियों में अब चूंकि चूहे की पूंछ कट चुकी है, तो उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, और जब उसकी पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो आगे आने वाली पूरी पीढ़ियों में वो पूंछ होनी ही नहीं चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, पूंछ तो हमेशा चूहे में रही 21 के 21 पीढ़ियों में। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेमार्क ने सिद्धांत दिया था वो गलत हो गया। ठीक है, इस प्रश्न में लेमार्क की चर्चा करने का उद्देश्य केवल इतना था कि दो चीज़ें याद रखिएगा, इन्होंने उदाहरण जिराफ के ऊपर दिया था, ये फ्रांसीसी थे। ठीक है, और डार्विन से पहले इन्होंने जीवन के विकास की
व्याख्या की थी? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी इन्होंने, है ना। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन के विकास की व्याख्या की थी डार्विन ने, और इन्होंने क्या दिया था? इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। थोड़ा फर्क है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 773 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है? क्या ये केवल पुनर्संयोजन की वजह से होती है, म्यूटेशन की वजह से, या केवल उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, है ना। और पहला वाला था रिकॉम्बिनेशन। ऑप्शन सी कह रहा है, क्या ये उत्परिवर्तन और पुनर्संयोजन दोनों की वजह से होती है? क्या ये केवल प्रजनन में अलगाव और चयन की वजह से होती है? तो बताइए। आनुवांशिक भिन्नता किसी भी जनसंख्या में जो जेनेटिक वेरिएशन है वो दो कारणों से आता है। एक तो हो गया म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। ये कब होगा? जो डीएनए है अगर उसमें बदलाव हो जाए किसी भी कारणों से, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। अब डीएनए में अगर बदलाव हो रहा है, उत्परिवर्तन, तो डीएनए में बदलाव होगा तो क्या होगा? जो आगे आने वाली नस्ल है या जो पीढ़ी है उसमें वो बदलाव दिखेंगे, है ना। तो क्या होगा? भिन्नता आएगी। मान लीजिए दो लोग हैं, एक रहता है यूरोप में और ये पुरुष है, महिला रहती है इंडिया में, है ना। जब अंग्रेज़ आए थे हमारे यहाँ तो यूरोपीय थे, और यहाँ आके इन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, तो जो बच्चे बने उनमें दोनों लक्षण थे, कुछ यूरोपीय कुछ भारतीय। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन, है ना। ना पूर्ण रूप से भारतीयों वाले करेक्टर थे उनमें और ना पूर्ण रूप से यूरोपीय थे। क्यों? क्योंकि इनके डीएनए में परिवर्तन हो गया था। ये किसका उदाहरण दिया मैंने? ये उदाहरण दिया रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन का, है ना। तो बदलाव हो गया। उत्परिवर्तन की बात कर ली, डीएनए में बदलाव हो गया। जैसे अगर आप लोगों ने चेरनोबिल का नाम सुना हो, तो चेरनोबिल में क्या हुआ था? चेरनोबिल में एक हादसा हुआ था जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था और वहाँ विषैला पदार्थ फैल गया था, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को कुछ बीमारियाँ लग गई थी। ऐसा ही तब हुआ था जब जापान में परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। तो क्या हुआ? डीएनए में बदलाव हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो उसकी वजह से भी आगे आने वाली पीढ़ियों में वो चीज़ कैरी हुई। ठीक है। तो दोनों ही कारणों से जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता आ जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 773 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, उदाहरण दोनों बता दिए आपको। चंदमनी IAS एकेडमी 67 तो 60 BPSC के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट सीरीज़, जिसमें जीएस के टेस्ट हमारे यहाँ 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलॉसफी, LSW, होम साइंस और सोशलॉजी के लिए, जहाँ 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 774, बड़ा ही रोचक प्रश्न पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर, पहले जीव थे। पहले जीव से मतलब है कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई और जीवन की शुरुआत हुई, तो जो पहले जीव बने वो कैसे थे? क्या वो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे? अब कीमो हेट्रोट्रॉफ्स क्या हो गए? इसको शब्द को तोड़िए, बिल्कुल कठिन नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। कीमो का मतलब हो गया रासायनिक प्रक्रिया से, है ना। कीमो का मतलब केमिकल, तो क्या हो? रासायनिक प्रक्रिया। तो रसायन लिख लेते हैं। राइटिंग के बारे में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पेन से ज़्यादा अच्छी आती है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, रसायन पढ़ने में आ रहा है। तो केमो का मतलब हो गया केमिकल या रसायन, ठीक है। अब दूसरे शब्द पे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स किसको कहा जाता है? तो हेट्रोट्रॉप्स उन जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए या पोषण तत्वों के लिए, है ना। जिसके भीतर हम देखते हैं जितने भी शाकाहारी और मांसाहारी जीव हैं वो क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। एक पेड़ पर निर्भर है और दूसरा शाकाहारी पे
निर्भर है। तो हेटरोट्रॉप से हमने क्या समझा कि ऐसे जीव जो खाना नहीं बनाते, स्वयं भोजन नहीं बनाते, है ना, स्वयं भोजन नहीं बनाते। स्वयं भोजन कौन बनाता है? पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, है ना। तो एक्स लगा दिए, नहीं करते। तो ये समझ में आ गया हमें कि रसायन से और हेटरोट्रॉप्स अपना भोजन नहीं बनाते। तो उनका अपना भोजन किससे लेते हैं? पोषक तत्व रासायनिक प्रक्रिया से, केमिकल से, है ना। चलिए, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय वातावरण में ऑक्सीजन तो थी नहीं। ऑक्सीजन कब आई? ऑक्सीजन तो तब आई ना जब हरे पेड़ पौधे आए और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, अवशोषित कर लिया और ऑक्सीजन को वातावरण में भेजने लगे। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया शुरू हुई उससे तब जाके धीमे धीमे निर्माण हुआ। जो आज हम जीव और जंतु देखते हैं वो धीमे धीमे विकसित हुए ना। बात कब की कर रहा है? पहले की। तो तब क्या था कि चारों तरफ ढेर सारे केमिकल मौजूद थे, जैसे मीथेन थी, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन भी थी कुछ मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, काफ़ी सारे रसायन थे। तो जो जीव पहले विकसित हुए उन्होंने क्या किया? इन रासायनिक पदार्थों को सोखा, ठीक है, और अपने लिए उनसे पोषक तत्व जुटाए। तो पहले जीव क्या हो गए? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, ऐसे जीव जो रासायनिक प्रक्रिया से या रसायन को सोख के अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आज के ज़माने में भी कई ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, जो है ना जीवाणु, जो अपना भोजन आज भी केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया से लेते हैं। जो आपको ज्वालामुखी के आसपास जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो इसी प्रोसीजर पर काम करते हैं। वो गंधक या सल्फर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। यूरोक्रियोट्स तो बाद में हुए ना, पहले प्रोकार्योट्स आए, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स से क्या मतलब समझते हैं? ये सब समझ में आ गया तो हटा देते हैं, ठीक है। देखिए, इसको फिर तोड़ते हैं। कीमो का मतलब हो गया रसायन, ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना स्वयं बनाएंगे। तो रसायन से अपना खाना स्वयं कैसे बनेगा, ये भी तो समझिए। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हो गया भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब केमिकल कोई ले रहा है तो वो ऑटोट्रॉफ कहाँ हुआ? या तो केमिकल का उत्सर्जन करे ना, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑटोट्रॉफ्स। तो अपना खाना बनाने वाले जीव पहले नहीं हुए विकसित, पहले सबसे सर्वप्रथम कीमो हेटरोट्रॉफ्स आए, ठीक है, उसके बाद ऑटोट्रॉफ्स आए। ऑटोट्रॉफ्स में आपके आपके हरे पेड़ पौधे। तो ये भी गलत हो गया। प्रश्न नंबर 774 का सही होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 775 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रकार का फल जिसमें लीची को रखा जा सकता है ना, वर्गीकरण भी होता, फल का वर्गीकरण भी होता है। ऐसा नहीं कि जो है केवल फल है तो सब फल एक ही जैसे होंगे। तो इसमें आपको अलग अलग वर्गीकरण दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है हेरिस्पेडियम, बी कह रहा है नट, सी कह रहा है बेरी और डी कह रहा है ड्रूप। ये कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देख लेते हैं पहले कि ये इनमें से क्या क्या हैं, और एक बार हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। हर्स्पेडियम क्या होता है? तो देखिए, जो गूदे वाले फल होते हैं या जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं इनमें गूदा पाया जाता है। ऐसे फल मुख्यतः उनके फिर वर्गीकरण होते हैं। तो उसमें से एक वर्गीकरण होता है, उसको बोलते हैं हर्स्पेडियम, ठीक है। अब हर्स्पेडियम के भीतर वो फल आते हैं जैसे संतरा, ठीक है, हर्स्पेडियम के भीतर आएगा। नींबू, इसमें क्या है? बाहर एक मोटा छिलका है, अंदर रस भरा हुआ है और हर फाँक में अलग अलग बीज हैं। संतरे का जब हम एक एक फाँक तोड़ के खाते हैं तो हर में 1 से 2 बीज मिलते हैं और वो सब फल के अंदर है। तो ऐसे फल को क्या बोला जाता है? हर्स्पेडियम, ठीक है। जो लीची है, अब देखिए ये तो बात होगी किसकी? गूदादार जो फल हैं, जो फ्लैशी या सक्लेंट फ्रूट्स हैं। एक फूल होता है जो सूखा फल होता है, ठीक है, ड्राइड फ्रूट, है ना, जिसके भीतर हमारा काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, वो आते हैं, ठीक है। और उन्हीं के भीतर आती है लीची। अब क्यों आती है ये भी सुन लीजिए। अखरोट को और लीची को अगल बगल रख के सोचते हैं कि क्या क्या समानता है। देखिए, पहली चीज़, अखरोट के ऊपर और लीची के ऊपर एक सूखा परत पाई जाती है ना। लीची जो होती है उसके ऊपर की जो
छिलका है वो सूखा हुआ होता है, पहली चीज़। फिर अंदर उसके बेशक रस पाया जाता है, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी मोटी गुठली होती है, और अखरोट में वही गुठली हम खा लेते हैं। ठीक है, ये समानता है। इसी तरह बादाम में भी है, बादाम को भी सुखा के खाते हैं। तो जो लीची है वो नट के भीतर आती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरी, तो बेरी आएगी एग्रीगेट फ्रूट के भीतर, ये तीसरा वर्गीकरण है इसका। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट के अंदर आएगी बेरी, और बेरी का बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें जो है कस्टर्ड एप्पल, एक जंगली सेब होता है, वो उसके भीतर आता है। और अगर एग्रीगेट फ्रूट की बात करें तो इसके भीतर हमारी स्ट्रॉबेरी आएगी। ठीक है, जो हमारी रसबेरी आएगी वो आएगी। इसके भीतर कमल जो है वो भी आता है, लोटस। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रूप की। तो ड्रूप भी किस में आएगा? गूदेदार फलों के भीतर। ड्रूप के उदाहरण में आपका आ जाएगा आड़ू, एप्रिकॉट्स। ठीक है, जैतून या ऑलिव्स, ये सब ड्रूप के उदाहरण। देखिए, उदाहरण याद रख लीजिएगा, मिलान करने को भी आ सकते हैं। हमने आपको 3-4 उदाहरण आपको बहरहाल बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 775 को हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 776 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त कुनैन जो होती है वो किस पौधे के किस भाग से मिलती है। तो पहले थोड़ी कुनैन पे चर्चा कर लेते हैं, सॉरी मलेरिया पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मलेरिया किसके द्वारा होता है, कौन सा इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म कौन सा होता है, तो होता है प्रोटोजुआ। और उस प्रोटोजुआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये बात हमें पता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो मच्छर के द्वारा। ठीक है, प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम है, वो मच्छर पर सवार रहता है और पहुंच जाता है नुकसान पहुंचाने। ठीक है, अब उसके उपचार के लिए दी जाती है कुनैन, बहुत सालों से दी जा रही है। कुनैन है क्या? पहली चीज़, कुनैन जो है वो रासायनिक दवाई नहीं है, वो ऑर्गेनिक है ना, पेड़ से निकाली जाती है। और पेड़ के किस भाग से निकाली जाती है वो आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो क्या कुनैन पेड़ के जड़ से निकाली जाती है? क्या पेड़ की छाल से निकाली जाती है? क्या पेड़ के पत्ते से निकाली जाती है? फल है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, एक पेड़ होता है जिसका नाम है सिनकोना। ठीक है, सिनकोना, ये पेड़ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस पेड़ की जो छाल होती है उससे बनती है कुनैन। ठीक है, तो सिनकोना पेड़ और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 777 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित अनाज है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो मानव ने आजकल विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि उसने प्रकृति को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। उसी का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा अनाज है जो प्राकृतिक रूप से या नेचुरली नहीं पाया जाता। आपके ऑप्शन है संकर मक्का या हाइब्रिड मेज, ऑप्शन बी ट्रिटिकेल, ऑप्शन सी ड्वार्फ वीट पौना गेहूँ, ऑप्शन डी ब्राउन राइस, भूरे रंग का जो चावल होता है, ये ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, जो ये नाम दिया हुआ अलग सा दिख रहा है टिटरी के लिए, ही इसका सही उत्तर है। अब ये क्या है ये समझ लेते हैं। तो दो अलग अलग अन्न हैं, अनाज हैं। एक तो है राई, ठीक है, और एक है गेहूँ। तो इन दोनों की जो मिश्रण करके एक जो नई पौध बनाई गई, जो नई प्रजाति बनाई गई, उसको बोला गया टिट्रिकेल। ठीक है, और ये आमतौर पर नहीं मिलती। आमतौर पर क्या प्राकृतिक रूप से तो होती नहीं है। ये क्या जो है प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया और उसकी फिर खेती शुरू हो गई उसी से बीज बना के। ठीक है, जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ था, स्कॉटलैंड और जर्मनी दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब प्राकृतिक रूप से मिलता है। ठीक है, चलिए। चंदमनी IAS अकेडमी 68वीं BPSC परीक्षा के लिए लेके आया है क्लास और टेस्ट सीरीज। इसमें GS टेस्ट और क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, जहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800225
5508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 778 आपके सामने, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, जैसे स्तनपायी या स्तनधारी, स्तनधारी ज़्यादा अच्छा रहेगा शब्द, स्तनधारी का आपको उसमें से चुनाव करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर, समुद्री चूहा या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर आप देखें समुद्र को अगर हटा दें शब्द को, तो गाय, घोड़ा, शेर और चूहा, ये चारों क्या हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है, परंतु समुद्र शब्द या सी जुड़ जाने की वजह से बहुत कुछ बदलाव हो गया इनमें, और इसी वजह से ये पूछा भी गया। चलिए, समुद्री गाय जो होती है ये एक स्तनधारी है। ठीक है, पानी में रहती है, और इसको समुद्री गाय केवल इसलिए बोला जाता है कि वो वनस्पति, जो समुद्री वनस्पति है ना, उसको ये खाती है। और हमारे यहाँ जो मन्नार की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु, वहाँ पर ये मिलती है समुद्री गाय। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा हो सकता है आपने देखा हो कहीं पिक्चर विक्चर में, या कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखा हो। तो समुद्री घोड़ा जो होता है, ये घोड़े जैसा बड़ा नहीं होता, बड़ा छोटा जीव है, और ये एक मछली है ना। तो ये तो नहीं होगा, समुद्री घोड़ा एक मछली है जिसको, पर ये केशुरुक है, केशुरुक वाली मछली है, सही मछली, बिल्कुल सच्ची मछली, ट्रू फिश। ठीक है, बात करते हैं समुद्री शेर या सी लायन। तो समुद्री लायन या समुद्री शेर को आप एक तरह से समझ सकते हैं एक बड़ी सील मछली। जिस प्रकार सील मछली होती है पानी में तैर के अपना शिकार करती है पर होती है स्तनधारी, उसी प्रकार समुद्री शेर भी होता है, ये भी स्तनधारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण बड़ा अच्छा है, सर्कस वगैरह में ना खेल दिखाता है, जो नाक पर उछल के वो जीव जो बॉल को घुमाता है नाक पर, वो समुद्री शेर है ना। सील मछली से थोड़ा बड़ा होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, समुद्री चूहा। तो समुद्री चूहा कहीं से भी देखने में हमारे घरों में चूहे मिलते हैं वैसा नहीं है, ये एक एनेलिडा है। ठीक है, और समुद्र की सतह पर रहता है। एनेलिडा की जो फाइलम है उसके भीतर आता है। केचुआ भी एक एनेलिडा है। ठीक है, अर्थफॉर्म। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ दो ऑप्शन ए और सी सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, प्रश्न नंबर 778 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 779 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। तो आपको चार दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है रेडिश, मूली। ऑप्शन बी कह रहा है भिंडी, आलू, जिमीकंद, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक आपको इसमें चुनाव करना है। तो देखिए, मूली जो होती है वो क्या है, जड़ है ना, पेड़ का फल नहीं है, जड़ है, उसका हम सेवन करते हैं, मूली तो नहीं होगा। भिंडी, देखिए फल का सीधा सीधा मतलब है कि पहले फूल बनेगा, और फूल से जब जो है परागण की प्रक्रिया के बाद बनेगा वो फल कहलाएगा। मूली में फलियां लगती हैं ऊपर जब पेड़ जो है आगे पहुंचता है ना, तो ये जड़ होती है। भिंडी में, भिंडी एक फल है। ठीक है, आगे देखते हैं आलू। तो आलू क्या है, आलू मॉडिफाइड स्टेम है, तना है ना, तो ये नहीं होगा। जिमीकंद की बात कर लेते हैं, जो यैम है, तो ये भी आपका ज़मीन के नीचे होता है, उसी समझ लीजिए, फल तो अमूमन ऊपर लगता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉर्म है। प्रश्न नंबर 779 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 780 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है दुर्भाग्य से, और उसके पास अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने का समय नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ब्लड देना चाहिए, सबसे उचित कौन सा होगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओ आर एच पॉजिटिव, ओ आर एच नेगेटिव। ऑप्शन सी कह रहा है ए आर एच नेगेटिव, या ए बी आर एच पॉजिटिव। तो देखिए, हमें पता है कि मुख्यतः जो खून होता है वो
4 तरह के उसमें ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से? ओ, ए, बी और ए बी। ठीक है, यही 4 होते हैं। अब इनमें आर एच फैक्टर जो होता है, रीसिस फैक्टर, वो भी होता है। तो सबके प्लस और माइनस होंगे। ठीक है, कभी भी जिसका आर एच पॉजिटिव है वो आर एच नेगेटिव को नहीं चढ़ाया जाता। और हमें पता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो यूनिवर्सल डोनर है, सबको चढ़ाया जा सकता है। परंतु जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे खून ले सकता है। इसका कारण क्या है? ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि ए बी जो रक्त है इसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती। तो कोई भी खून आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनती जो खून को रोके। ओ जो होता है इसमें एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना नहीं सकता। ठीक है, दोनों एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जनरेटर नहीं होता। इसी कारण से जो ओ है वो हर किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का आर एच फैक्टर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव वाला खून नहीं चढ़ा सकते, थक्का बन जाएगा। इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है और आर एच नेगेटिव है, ये ब्लड ग्रुप बड़ा कैसा दुर्लभ है। और ऐसी स्थिति में जब ब्लड ग्रुप चेक नहीं कर सकते तो ब्लड ग्रुप ओ आर एच नेगेटिव चढ़ा दीजिए, उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 780 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 781 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जिगर, ऑप्शन बी गुर्दे की कार्यप्रणाली, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीजन में ले जाने की क्षमता। तो हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये इसका फार्मूला है। और हमें ये भी बात पता है कि जो खून होता है उस वो ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होती है खून में वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, किसके मुकाबले? ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से और भी ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो ये क्या करता है, खून में से जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, साफ करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये परिवर्तन होने लगेगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो जो एक इसमें कमी है कार्बन मोनोऑक्साइड में वो कहाँ से पूरी होगी, जो ऑक्सीजन खून में उससे, और क्या बना लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से क्या होगा कि रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन ब्लड में है उसको तो ये खा गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 781 का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 परीक्षा के लिए लेके आया है मीन्स ऑप्शनल कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए ऑप्शनल कोर्स मौजूद है। क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-08 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 782 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि प्रति मिनट गुर्दे के माध्यम से औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है। हमें बात पता है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को शुद्ध करना, उसमें जो यूरिया मौजूद है उसको छान के बाहर भेज देना और शुद्ध रक्त को वापस हृदय की तरफ भेज देना। ठीक है, अब कितना प्रति मिनट प्रवाह हो रहा है वो देखना है। तो लगभग 1200 सीसी। ठीक है, ये वॉल्यूम है इसका। खून जो है उसको कैसे मापा जाएगा, वॉल्यूम को सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, सीसी का मतलब। तो 1200, तो लगभग 5 मिनट में जो हमारी गुर्दे हैं, जो हमारी किडनीज हैं, वो 5 मिनट में पूरे शरीर के खून को एक बार साफ कर देती हैं। ठीक है, चलिए
प्रश्न नंबर 782 का हमने सही उत्तर देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 783 हमारे सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि रक्त में यूरिया को कहाँ अलग किया जाता है। तो यूरिया क्या है, हमारे रक्त में वो पदार्थ है जिसकी अब हमें शरीर में ज़रूरत नहीं है ना, हमारे लिए बेकार है, वेस्ट है, तो उसको शरीर से निकाल देना ही बेहतर है, नहीं तो विकार उत्पन्न होंगे। और ये काम कहाँ होगा, यूरिया कैसा है, यूरिया एक सॉलिड पदार्थ है, खाद भी बनती है यूरिया, है ना। तो कहाँ से निकल सकता है, जाहिर सी बात है जो आपके ऑप्शन दिए हुए, जिगर, आंत, प्लीहा या स्प्लीन, डी किडनी। तो गुर्दा ही एक ऐसा है जहाँ पर छानने की प्रक्रिया होती है और रक्त को शुद्ध करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, गुर्दा या किडनी। आसान प्रश्न था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा की ज़रूरत नहीं है, पीछे प्रश्न में बता ही दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 784 आपके सामने 74 पूछ रहा है, हेयर इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है केराटिन, बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी म्यूसिन, ऑप्शन डी कैसिन या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये चारों ही प्रोटीन हैं, ठीक है, पहली बात। अब बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे बालों में और हमारे नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है केराटिन, ठीक है, नाखूनों बालों दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, सीधा सीधा बता दिया, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन मिलता है खून में, ठीक है, कैसे, हीमोग्लोबिन सुना है ना, तो वहीं से याद रखिए, हमारे खून का जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन होता है, और हेम क्या है, उसका रंग, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो यहीं से बना है। ऑप्शन सी आपका कह रहा है म्यूसिन, म्यूसिन क्या है, तो म्यूसिन निकलता है एपिथेलियल सेल से, जो त्वचा में एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं वहाँ से इसका स्त्राव होता है म्यूसिन का, ठीक है, और ये क्या करता है, एक तरह का अवरोध पैदा करता है, ठीक है, बाहर से आने वाले जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, उनको एक तरह से रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कैसिन। कैसिन किस में मिलता है, कैसिन मिलता है दूध में, ठीक है, दूध का प्रोटीन, और ये गाय के दूध को हल्का पीलापन देता है, ठीक है, कैसिन। प्रश्न नंबर 784 का हमने देखा ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 785 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है, मीजल्स डिजीज ट्रांसमिटेड बाई। तो जो खसरा या मीजल्स की बीमारी है आमतौर पर बच्चों में ज़्यादा होती है, पर अब तो टीके बचपन में दे दिए जाते हैं, तो अब इनका मीजल्स इतना ज़्यादा नहीं फैलता है ना, बच्चे पैदा होते हैं तभी मीजल्स का टीका लग जाता है खसरे का, ठीक है। अभी मीजल रोग किसके द्वारा फैलता है, किसके कारण, तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है बैक्टीरिया या जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस या विषाणु, ऑप्शन सी फंगस या कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए खसरा रोग फैलता है वायरस या विषाणुओं की वजह से, ठीक है। कैसे फैलता है, तो ये फैलता है हवा के माध्यम से, है ना, एयर के माध्यम से। जब जिस व्यक्ति को ये है वो अगर छींक दे तो छींकने से हवा में जो है कण पहुंच जाते हैं, और वो कण जो है जब किसी मनुष्य के आसपास पहुंचते हैं तो फिर ये बीमारी फैलाते हैं, खसरा हो जाता है। लक्षण क्या है, नाक बहना, बहुत तेज़ बुखार, ठीक है, आंखों से पानी आना, ये खसरा के लक्षण है, ठीक है। प्रश्न नंबर 785 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, विषाणु वायरस। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 68वीं BPSC परीक्षा के लिए लेके आया क्लास और टेस्ट सीरीज़, जिसमें GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-225508 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 785 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 786 से। तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।